हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को, उन सभी स्टूडेंटों को जो इस साल मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ गए हैं या आने वाले हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरी इसी सेम टॉपिक पर इस सेम बुक का एक्सप्लेनेशन, हैंडबुक ऑफ बीडी चौरसिया, इस बुक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन उनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं देता था और इसमें कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए मैंने सारी बीडी चौरसिया जनरल एनाटॉमी दोबारा से बनाने की कोशिश की है इस साल। इस साल सारे स्टूडेंटों को सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो भी कुछ लैकिंग था। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये बुक पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, ये आपका बेसिक्स है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पे बेसिक्स होते हैं तो ये बेसिक्स है। इन वीडियोस को जरूर आप देखें। उसके बाद आप हायर वीडियोस के लिए पूरे यूट्यूब पर डिफरेंट चैनल्स हैं, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी हायर टॉपिक्स पर। ठीक है, लेकिन ये बेसिक्स पर आपको वीडियोस नहीं मिलने वाली पूरे यूट्यूब पर। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें और अपने कोलीग्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनको सब्जेक्ट को समझने में कठिनाई हो रही है, जिनको सब्जेक्ट को समझने में आसानी नहीं हो रही। इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं कि ये वीडियो पिछले वीडियो के मुकाबले ज्यादा अच्छी होगी और आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो से ज्यादा अच्छा आप इस वीडियो को फोकस करें और इस पूरी सीरीज को देखें। इस पूरी सीरीज में मैं पूरे चैप्टर जानने वाला हूँ जनरल एनाटॉमी के, जिससे कि आपको छोटी छोटी बातें भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर्स तो तभी समझ में आते हैं जब हमें छोटी छोटी बातें क्लियर हो। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ कि एनाटॉमी होता क्या है। भाई मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए और अब बता रहे हैं कि एनाटॉमी होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इसमें आपको बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यानी अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें जाननी है, समझनी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए जिस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है वो है ह्यूमन एनाटॉमी। द टर्म एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड? एनाटोम। ठीक है, ग्रीक वर्ड एनाटोम में इससे इसका मतलब निकलता है, इससे ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कटिंग अप, यानी किसी को कट करके उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, इसी के लिए एक और वर्ड यूज होता है डाइसेक्शन, है ना। कटिंग के लिए एक वर्ड यूज होता है लैटिन भाषा में जिसको बोलते हैं डाइसेक्शन। तो इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रीक एनाटोम। ठीक है, तो एनाटोमी की पहले जो डेफिनेशन थी, या डाइसेक्शन बोलते थे इसी को, कि डाइसेक्शन के बाद जो हम स्टडी कर रहे हैं या एनाटोमी, दोनों का मतलब कभी कभी सेम समझा जाता है, लेकिन हाउ एवर टू वर्ड्स लाइक एनाटॉमी एंड डाइसेक्शन आर नॉट सिनोनिम्स। दोनों सिनोनिम्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डाइसेक्शन एक टेक्निक है। डाइसेक्शन एक टेक्निक है कि आप किसी टिश्यू को कैसे कट करेंगे जिससे कि उसके मैक्सिमम फीचर्स आपको अपनी आंखों से दिखाई दे सके। वेयर एज एनाटॉमी इज अ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है वो एक वाइड फील्ड है, उसमें काफी सारी टेक्निक्स आती हैं। डाइसेक्शन तो एक टेक्निक है, उसे पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। रीजनल एनाटॉमी हो सकती है, सिस्टेमिक एनाटॉमी हो सकती है, आपकी लिविंग एनाटॉमी हो सकती है, और आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी हो सकती है। ठीक है, डाइसेक्शन तो मेनली एक टेक्निक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे मेडिकल साइंस का जो फाउंडेशन है वो एनाटॉमी पर है। तो एनाटॉमी फॉर्म्स द foundation of whole art of medicine and introduce the student to greater part of medical terminology। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरे 4 साल में, पूरे 5 साल में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं अपने इस कोर्स में, मेडिकल कोर्स में, जो भी मेडिकल कोर्स आप कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम बातें किसकी होंगी? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज की होंगी। उसी भाषा में बात होगी, आप लेमन टर्म में बात नहीं करेंगे। और इसी के साथ एक और सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, एनाटॉमी के साथ पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी इज टू फिजियोलॉजी एज ज्योग्राफी टू हिस्ट्री। एनाटॉमी का फिजियोलॉजी से बेटा वही रिलेशन है जो ज्योग्राफी का हिस्ट्री से है। यानी अगर आपको किसी एरिया की हिस्ट्री पढ़नी है तो विदाउट उसकी ज्योग्राफी को देखे आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि वहां के हिस्टोरिकल चेंजेस क्या हुए हैं, या फिर आप उसकी ज्योग्राफी को बिना जाने ये नहीं जान पाएंगे कि उसकी ज्योग्राफी में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से उस पर दूसरे कंट्रीज ने अटैक किए, या उस पर ऐसी क्या नेचुरल रिसोर्सेज थी उसकी ज्योग्राफी में जिसकी वजह से वहां पर हिस्टोरिकल चेंजेस आए। उसी तरीके से एनाटॉमी किसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है तो फिजियोलॉजी उस स्ट्रक्चर का फंक्शन बताती है।
ठीक है, तो ये समझ लीजिए एनाटॉमी वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। यानी जैसे आपका पूरा घर है, तो घर की जो दीवारें हैं, घर की जो दीवारें हैं, छत है, फर्श है, ये सब क्या है? ये एनाटॉमी है। एनाटॉमी में आप क्या डिस्कस करते हो? इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, क्या स्ट्रक्चर का बना होता है, फर्श कैसा बना हुआ है, दीवारें कैसी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद उस हर एक पार्ट में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम का अलग यूज है, किचन है, किचन का अलग यूज है, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का अलग यूज है। ऐसे ही बॉडी के हर पार्ट का अलग रूम है। तो बॉडी के हर पार्ट को आप जो समझते हैं वो एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं स्ट्रक्चर को, जबकि वहां एनाटॉमी के हिसाब से उसका एक और रिलेटिव सब्जेक्ट है, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपको ये बताता है कि आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा या कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस उसके अंदर होगी। तो डेफिनेटली इट डिस्क्राइब्स द थिएटर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? ये वो थिएटर है जहां पर एक्चुअल मूवी चलती है। तो मूवी आपकी क्या हो गई? फिजियोलॉजी, जो फंक्शन है, ठीक है। और थिएटर क्या है? वो पूरा आउटपुट है ना, आउटलुक जो भी आपको दिख रहा है, आउटलुक थिएटर का, सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्रीन, ये सब जो कुछ भी है वो सब थिएटर है। तो ये है आपकी बेसिक एनाटॉमी की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जब सब्जेक्ट को जब सबसे पहले पढ़ा गया तो उसको कैसा पढ़ा गया? डाइसेक्शन के थ्रू, ठीक है। डाइसेक्शन मतलब काटना किसी, यानी द केयरफुल कटिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू स्टडी देयर रिलेशनशिप। इसमें हम स्किन को कट करते हैं, फिर फेशिया को कट करते हैं, फिर उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उनको हटाते हैं, फिर मसल्स, फिर बोन, लेयर बाय लेयर हम अंदर चलते हैं। तो डाइसेक्शन के थ्रू किया जाता था। लेकिन आजकल इसका स्कोप बहुत बढ़ चुका है, बट द स्कोप ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी has become very wide because it is now studied by all possible techniques which can enlarge the boundaries of anatomical knowledge. Today, a variety of imaging techniques also contribute to the advancement of anatomical knowledge. और इसीलिए आजकल जो इमेजिंग टेक्निक्स आ गई है, जैसे सीटी स्कैन है। सबसे पुरानी इमेजिंग टेक्निक कौन सी थी? एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे के बाद तो बहुत कुछ आ चुका है, सीटी स्कैन हो चुका है, एमआरआई आ चुका है, डिफरेंट चीजें हम इसी वीडियो की लास्ट सीरीज में पढ़ेंगे, क्योंकि एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी की बुक में BD चौरसिया में ये जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं वो लास्ट चैप्टर है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के नाम से। तो वहां पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें जो डाइसेक्शन की कमी को है उसको किसने पूरा किया? इमेजिंग टेक्निक्स ने। या डाइसेक्शन सबसे पुराना हो गया और सबसे लेटेस्ट कौन सा हो गया? इमेजिंग टेक्निक्स। यानी हम बिना बॉडी को काटे पीटे, उसको बिना उसके पीसेस किए, हम बॉडी के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम, एक्सरे कराते हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं, इनसे हमारी एनाटॉमी को सब डिवीजन किया जा सकता है कि आप कौन से पार्ट पर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा जानते हैं मेडिकल इमेजिंग के बारे में। तो मेडिकल इमेजिंग क्या होता है? मेडिकल इमेजिंग रेफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू क्रिएट इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल imaging allow visualization of structure inside our body, are increasing helpful for precise diagnosis of wide variety of ranges of anatomical and physiological disorder. ठीक है, तो आप मेडिकल इमेजिंग के थ्रू क्या कर सकते हो? ह्यूमन बॉडी की 3D इमेजेस बना सकते हो और उनमें बना के सकते हो, आप डायरेक्टली उनकी निकाल सकते हो 3D इमेजेस, उसमें डायरेक्टली आप लीजन पे पहुंच सकते हो जहां दिक्कत है, ठीक है। द ग्रांड पेरेंट ऑफ ऑल मेडिकल इमेजिंग टेक्निक इज कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। इसको क्या कहा जाता है? ग्रांड पेरेंट, यानी एक्सरे को। सबसे पहले एक्सरे टेक्निक्स आई थी मेडिसिनल यूज में 1940। तो पहले एक्सरे के थ्रू हम केवल बोन्स के बारे में बता सकते थे कि बोन्स जो है हमारी बॉडी में, अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ रही है या कोई क्रैक है या कोई फ्रैक्चर है तो वो पता कर सकते थे, लेकिन सॉफ्ट ऑर्गन को नहीं देख सकते थे। लेकिन जब से एमआरआई आया, सीटी स्कैन आया और जो आपके ये अल्ट्रासाउंड आया, तो इससे हम विसरल ऑर्गन्स के अंदर की दिक्कतों को भी बड़े आसानी से जानने लगे। तो हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज का बेस बढ़ता चला गया, ठीक है। द न्यूअर इमेजिंग टेक्नोलॉजी नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज बट दे ऑल्सो आर एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सम कॉमनली यूज्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स विल बी डिस्कस्ड इन द कंसर्न चैप्टर। तो यही मेडिकल इमेजिंग के लिए लास्ट चैप्टर है। इस पूरी सीरीज का जो लास्ट चैप्टर होगा वो मेडिकल इमेजिंग के लिए होगा, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपको मेडिकल कॉलेज में किस किस तरीके से एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। तो अप्रोचेस टू स्टडी द एनाटॉमी, क्या क्या अप्रोचेस हैं इसको पढ़ने की, जरा समझते हैं।
देखिए, आपको पता है एनाटॉमी इज अ सेटिंग और स्ट्रक्चर इन विच द इवेंट और फंक्शन ऑफ लाइफ अकर्स। दिस बुक डील्स मेनली विथ फंक्शनल ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, किससे डील करती है? दिस बुक डील्स मेनली विद द फंक्शनल ह्यूमन ग्रॉस एनाटॉमी, द एग्जामिनेशन एंड स्ट्रक्चर। द एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन दैट कैन सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। तो अपनी ये जो जनरल एनाटॉमी की जो बुक है, ये बेसिकली फंक्शनल ह्यूमन की ग्रॉस एनाटॉमी को पढ़ाती है। कौन सी एनाटॉमी को पढ़ाती है? ग्रॉस एनाटॉमी। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं इसमें, इस बुक में, तो हम क्या पढ़ते हैं? इस बुक में हम जनरली पढ़ते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर को, जैसे स्केलेटल के लिए एक पूरा चैप्टर है, मसल के लिए पूरा एक चैप्टर है, स्किन के लिए पूरा एक चैप्टर है, जॉइंट्स के लिए पूरा एक चैप्टर है, लिगामेंट्स के लिए पूरा एक चैप्टर है। यानी हर वो जनरलाइज चीज, उसके ग्रॉस स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, इसको हम इस बुक में पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रॉस एनाटॉमी के अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, जैसे बीडी चौरसिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ट्रंक, हेड एंड नेक, ये इस तरीके से इसके बाकी के डिविजन्स हैं। तो टोटल 4 बुक पढ़नी होती है हमें एनाटॉमी में। तो इस बुक में मेनली हम फंक्शनल ह्यूमन ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के 3 अप्रोच हैं आपको एनाटॉमी के। कोई भी बुक पढ़िए, आपको 3 अप्रोचेस से ही पढ़नी पड़ती है एनाटॉमी। या तो आप रीजनल एनाटॉमी पढ़ते हो, या सिस्टमिक एनाटॉमी पढ़ते हो, या क्लिनिकल पढ़ते हो। ऑल रिफ्लेक्ट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रायोरिटीज एंड पर्पस फॉर स्टडिंग। ठीक है, आप किसी भी तरीके से पढ़िए, रीजनल पढ़ लीजिए, ठीक है, आप सिस्टमिक पढ़ लीजिए या क्लिनिकल पढ़ लीजिए। ठीक है, हर एक का मतलब एक ही है, आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपको सिंपल लगेगा, कुछ आपको टफ लगेगा, कुछ का यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगा। जैसे क्लिनिकल या अप्लाइड वाली एनाटॉमी को जब हम पढ़ते हैं, तो उसका यूज हमको कहाँ पता चलता है? उसका यूज हमको पता चलता है जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। जब तक हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, तब तक हमारे लिए रीजनल और सिस्टमेटिक ज्यादा काम आती है। ठीक है, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर लिखें। इससे पता चलता है कि मैं एक राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अब हम पहले समझते हैं बेटा रीजनल एनाटॉमी क्या होती है। रीजनल एनाटॉमी और टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, इट कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एज मेजर पार्ट और सेगमेंट, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी को कैसे कंसीडर करती है? रीजन वाइज, या कोई मेजर पार्ट या सेगमेंट वाइज। जैसे मेन बॉडी होती है, उसमें क्या होता है? मेन बॉडी में हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है। दिस ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स, एब्डोमेन, बैक, पेल्विस और पेरिनियम। जबकि और क्या होता है? पेयर्ड अपर लिम्ब होते हैं और लोअर लिम्ब होते हैं। ये कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। All the major parts may be further subdivided into areas और regions। तो मेजर बॉडी पार्ट को रीजन के हिसाब से कितने में पार्ट में बांटा गया है, जरा देख लेते हैं इनको। ठीक है, मेजर बॉडी पार्ट, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पिंक कलर से क्या दिखाया गया है? हेड। तो ये हमारा क्या हो गया? हेड। ये एंटीरियर भी हो गया सामने की तरफ से, पीछे का भी हो गया। ठीक है, और देखिए थोरैक्स इससे दिखाया गया पर्पल कलर से। यहां पर आपको पर्पल कलर में थोरैक्स दिख रहा है, ये देखिए, ये थोरैक्स। और ये ब्राउन कलर से क्या दिखाया गया? बैक दिखाया गया है। ये एक अलग रीजन है पढ़ने के लिए। तो आप ऐसे रीजन वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, बॉडी को एनाटॉमी के हिसाब से। ये देखिए ग्रीन कलर से जो पोर्शन को बांटा गया है वो क्या है? पेल्विस या पेल्विक रीजन। तो इस रीजन की स्टडी जब आप करते हैं तो वो रीजनल स्टडी हो गई, यानी बॉडी के सेगमेंट वाइज बोल दो उसको या पार्ट वाइज बोल दो, इसको हम रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। तो देखिए ये तो हो गए मेजर पार्ट। अब इन पार्ट्स में होते हैं रीजन। ठीक है, पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? आपके रीजन। जैसे अगर मैं लोअर लिम्ब की बात करूं, केवल एक पैर को ले लेते हैं, यहां से यहां तक एक पैर को। तो ये पैर क्या है? ये जो लेग है ये क्या है? अगर देखा जाए तो ये पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो रीजन कौन सा है? ये
पढ़ाई के हिसाब से मेजर पार्ट कौन सा है? लोअर लिम्ब। ठीक है, यहां लिखा है ना लोअर लिम्ब, पढ़ने के हिसाब से ये क्या है? लोअर लिम्ब। इस पार्ट के अंदर कई सारे रीजन्स होते हैं। जैसे ऊपर से शुरू करें तो ये जो रीजन है, देखिए ये जो रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं ग्लूटियल रीजन। फिर आता है एंटीरियर थाई रीजन, सामने की तरफ का ये जो रीजन है थाई का, एंटीरियर थाई रीजन। देन पोस्टीरियर थाई रीजन, ये थाई के पीछे वाला रीजन। देन एंटीरियर नी रीजन, तो ये हो गया आपका एंटीरियर नी रीजन। देन पोस्टीरियर नी रीजन, ये पोस्टीरियर नी रीजन। एंटीरियर लेग रीजन, ये हो गया एंटीरियर लेग रीजन, शेडेड एरिया जो दिखा रहा हूं। ठीक है, फिर पोस्टीरियर लेग रीजन, ये हो गया पोस्टीरियर लेग रीजन। फिर एंटीरियर टेलोक्रूरल या एंकल रीजन, ये आपका एंकल रीजन हो गया। ठीक है, फिर पोस्टीरियर हो गया, तो ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया। और फुट रीजन, जो पैर का सोल होता है वो आपका जो जमीन पर रखा रहता है उसको फुट रीजन कहते हैं। तो आप देखिए यहां पर हमने क्या किया, मेजर बॉडी पार्ट्स को देखा और उसके हर एक बॉडी पार्ट के रीजन्स देखे। एग्जांपल में हमने क्या देखा था? लोअर लिम्ब। तो इस तरीके से रीजनल एनाटॉमी जो पढ़ाई कराती है हमको, वो टुकड़े टुकड़े में कराती है समझने के लिए, रीजन वाइज। ठीक है, तो सबसे मेजर पार्ट होते हैं बॉडी पार्ट। पहले हम बॉडी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पूरी बॉडी को, फिर उसके हर एक रीजन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। रीजनल एनाटॉमी is the method of studying the body structure by focusing attention on specific part like head. हेड में भी अगर मैं बात करूं तो हेड तो एक पार्ट हो गया, उस पर एरिया कौन सा हो गया? फेस। ठीक है, फेस पर मैं अगर रीजन की बात करूं, पूरे चेहरा बहुत बड़ा है, उस चेहरे के ऊपर एक छोटा सा रीजन अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिटल या आई रीजन। तो इस तरीके से मैं समझा सकता हूं रीजनल एनाटॉमी में। तो अगर मुझे रीजनल एनाटॉमी करनी है आई की, तो आई का कौन से रीजन में आता है? ऑर्बिटल रीजन में। ऑर्बिटल रीजन कौन से एरिया पे आता है? फेस रीजन। किसके? कौन से पार्ट के? हेड रीजन के। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो कोई टॉपिक, तो आपको उसकी लिंक पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके की एनाटॉमी की बात कर रहा है। एग्जामिनिंग द अरेंजमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिस्टमिक स्ट्रक्चर लाइक मसल, नर्व एंड आर्टरी। और इसी के साथ आप यहां देखोगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट को या पर्टिकुलर सेगमेंट को या पर्टिकुलर रीजन को कौन सी आर्टरीज या कौन सी नर्व या कौन सी वेन या कौन सी लिम्फेटिक सप्लाई करती है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया रीजनल एनाटॉमी को हमें कैसे पढ़ना होता है। और इसी ऑर्डर की सीक्वेंस में एंड देन यूजुअली कंटिन्यूइंग टू द स्टडी एडजेसेंट रीजन इन एन ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है, तो इसी के साथ ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आउटसाइड दिस इंट्रोडक्शन अगर मैं देखूं, सोचूं कि क्या है इसका मतलब, आउटसाइड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो देखिए, द रीजनल अप्रोच इज फॉलोड इन मोस्टली एनाटॉमी बुक। जितनी भी एनाटॉमी की फॉरेन राइटर्स की बुक आती हैं, फॉरेन राइटर्स की, ठीक है, तो उनमें ज्यादातर वो रीजनल अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, with each chapter addressing the anatomy of a major body part. This is the approach usually followed in anatomy courses that have a laboratory component involving dissection. और इसी हिसाब से डाइसेक्शन की ड्यूटीज भी लगती हैं आपकी। मतलब जब प्रोफेसर आपका जो पार्ट पढ़ा रहा होगा वो उतने ही पार्ट के बाद लैब में आपके डाइसेक्शन कराते हैं। जब लोअर लिम्ब चल रही होगी आपकी क्लास में, लोअर लिम्ब की एनाटॉमी चल रही होगी, तो उसी टाइम पर डाइसेक्शन चल रहा होगा लोअर लिम्ब का। When studying anatomy by this approach, it is important to routinely put the regional anatomy into context of adjacent region, part or the other body as a whole. तो जब भी आपको रीजनल एनाटॉमी पढ़नी है तो उसके आसपास के बाकी स्ट्रक्चर, यानी वो किसका पार्ट है, किसका रीजन है, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए बॉडी के हिसाब से। रीजनल एनाटॉमी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बाय लेयर्स। रीजनल एनाटॉमी लेयर्स के हिसाब से भी आपकी बॉडी की स्टडी में हेल्प करती है, लेयर वाइज। यानी सबसे ऊपर क्या होगा? स्किन। स्किन के नीचे क्या होगा बेटा? स्किन के नीचे होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे क्या होगा? डीप फेशिया। डीप फेशिया के नीचे क्या होगा? इसके नीचे डीपर स्ट्रक्चर में मसल होगी, स्केलेटल होगा, कैविटीज होंगी विच कंटेन्स विसरल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे चेस्ट रीजन में कौन सी होती है? अपनी थोरेसिक कैविटी है ना, उसमें क्या होते हैं? अपने लंग्स। फिर होती है कार्डियम, पेरिकार्डियम के आसपास हार्ट होता है, वहां पर पेरिकार्डियल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में अपने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आ जाते हैं।
Many of these deeper structures are partially evident beneath the body's outer covering, may be studied and examined in living individual via surface anatomy. और इसी रीजनल एनाटॉमी की एक छोटी सी ब्रांच है जिसको बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। यानी इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रीजन वाइज हम उनको बाहर से सरफेस से टच करके, पाल्पेट करके, छू करके हम पता कर सकते हैं कि वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर लोकेटेड है। मतलब जैसे आप अपने हाथ को दबाते हो तो आप बोन्स के शेप को ऑलमोस्ट फील कर सकते हो, है ना। कुछ आर्टरीज हैं, कुछ आर्टरीज तो इतनी कॉमनली नहीं आती, लेकिन हाँ कुछ वेन्स हैं जो सरफेस पे विजिबल होते हैं, जिनको आप स्टडी के थ्रू पता कर सकते हैं। तो वो किसका कोर्स है? वो है सरफेस एनाटॉमी का, ठीक है। तो रीजनल एनाटॉमी में ही एक और पार्ट होता है सरफेस एनाटॉमी। तो जरा सरफेस एनाटॉमी को समझते हैं। तो देखिए, सरफेस एनाटॉमी की बात अगर जब हम करते हैं तो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडिंग द रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी को पढ़ने का एक तरीका है सरफेस एनाटॉमी। और वैसे भी आप बीडी चौरसिया जब भी खरीदेंगे ना, तो बीडी चौरसिया की शुरुआत जब भी आप कोई रीजन पढ़ते हो, लोअर लिम्ब पढ़ते हो, तो उसमें जो पहली हेडिंग शुरू होती है वो वहीं से होती है, सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। आपका डाइसेक्शन, इन वर्ड्स के साथ शुरू करते हैं वो, डाइसेक्शन या सरफेस एनाटॉमी, कि आप जब उस बॉडी स्ट्रक्चर को कट करके देखते हैं डाइसेक्शन लैब में, तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो किस रीजन के कौन कौन से लेयर्स हैं और किस किस लेयर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। It is specifically addressed in mostly books in surface anatomy section that provides knowledge of what lies under the skin and what structures are perceptible to touch or palpable in living body at rest or in action. तो ये आप इस तरीके से, जैसा मैंने बताया कि सरफेस एनाटॉमी सेक्शन जरूर होता है ज्यादातर एनाटॉमी की बुक्स में जो आप पढ़ोगे, और उसमें आप वो स्ट्रक्चर्स की नॉलेज आपको हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरा सरफेस एनाटॉमी के हिसाब से दे रखा होता है कि किस जगह पर आपको फील करना है, कितने सेंटीमीटर आपको इधर जाना है, कितने सेंटीमीटर उधर जाना है। तो आपको उससे पूरी जो डायमेंशंस होते हैं उससे आप स्ट्रक्चर का अंदाजा करते हैं, सिंबल, ऑब्जर्वेशन और पाल्पिटेशन से। वी कैन लर्न मोर बाय ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल फॉर्म एंड सरफेस ऑफ बॉडी एंड बाय ऑब्जर्विंग और फीलिंग द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर बीनीथ द सरफेस। इन सब स्ट्रक्चरों को देखने के बाद हमको इसका पूरा अंदाजा लग जाता है। The aim of this method is visualize, recall distinct mental image of structure that confirm contour of surface are palpable beneath it, and clinical practice to distinguish any unusual or abnormal finding. अब आपको पता है कि हमारा पैर की जो, जैसे हमारे बात करें हमारे नी जॉइंट से नीचे बोन की, ठीक है, टीबिया की, ठीक है, टीबियल बोन की, तो अगर उसमें फ्रैक्चर होगा तो उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो रही होगी ना। आप जब पाल्पेट करके देखोगे तो ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन जाती है जब आप पाल्पेट करते हो, और कहीं पर कोई चोट लगी है, स्वेलिंग आ रखी है ना, कहीं के किसी स्ट्रक्चर में स्वेलिंग आ रखी होती है, तो केवल टच करके आपको पता चल जाता है ना कि यहाँ पर स्वेलिंग आ रखी है। तो वो सरफेस एनाटॉमी की स्पेशलिटी है। In short, surface anatomy requires a thorough understanding of anatomy of structure beneath the surface. लेकिन surface anatomy को ठीक से फील करने के लिए आपको पहले उसका theoretical portion अच्छे से पता होना चाहिए। In people with stab wound, for example, a physician must be able to visualize the deep structure that may be injured. The knowledge of surface anatomy can also decrease the need to memorize fact because the body is always available to observe and palpate. जैसे किसी इंसान को स्टैब, किसी ने चाकू मारा हाथ पर, तो चाकू मारने के बाद आपने तो स्टैब वुंड कर दिया, आपको सरफेस से दिख गया कि चलो ठीक है कुछ नहीं, इसके कंधे पर चाकू मारा है। तो कंधे के नीचे जब चाकू जहां तक अंदर गया डीपली, आपको क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि यहाँ से कौन सी आर्टरी जा रही है, यहाँ से कौन सी वेन जा रही है, यहाँ से कौन सी नर्व सप्लाई जा रही है। जाहिर सी बात है जब ये चाकू अंदर तक गया तो इन सारे स्ट्रक्चर को कट किया होगा, और ये कौन कौन से रीजन को सप्लाई करते हैं। अगर ये नर्व हैंड के लिए जा रही है तो ये फिंगर का मूवमेंट भी बंद कर सकती है। हो सकता है कोई आर्टरी मेजर ब्लॉकेज, कोई मेजर आर्टरी कट गई तो पूरे हैंड के ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है। तो आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी प्लस सरफेस एनाटॉमी दोनों मिलकर आपको एक परफेक्ट व्यू देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। इसीलिए कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एनाटॉमी। जब कोई पेशेंट आप आता है तो आप उसको हाथ लगा के टच करके देखते हैं, वो बताता है मेरे घुटने में दर्द है, आप घुटने को चारों तरफ से टच करके देखते हैं। अब घुटने की नॉर्मल एनाटॉमी आपको पता है कि घुटने में क्या कहते हैं, आपके फीमर बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टीबिया का परेट कैसा होता है, पटेला कैसा होता है,
तो अगर आपको नॉर्मल पता है तो नॉर्मल से जो डेविएशन है तो वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन पता कर सकते हो। द पाल्पेशन इज क्लिनिकल टेक्निक। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन को करने में पाल्पेशन एक टेक्निक है, used with observation and listening for examining the body. Palpation of arterial pulse for instance is the part of physical examination. आप किसी की पल्स को पाल्पेट करके बता नहीं सकते हो कि इसका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है या पल्स रेट काफी लो आ रही है, ऐसे तो हम पता करते हैं ना, डॉक्टर्स बताते हैं हमको। तो पाल्पेशन से ही तो पता चलता है हमको कि अंदर की फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। In health science, you will learn use of instrument to facilitate examination of body, such as ophthalmoscope for observation of features of eyeball. अब जैसे आप हेल्थ साइंस में मान लो आई के स्पेशलिस्ट बन गए आप, ठीक है, तो आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे जो पर्टिकुलरली उसी ऑर्गन को और भी ज्यादा तरीके से देखने में हेल्प करेंगे। जैसे ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, तो आपको केवल आई को अंदर डिटेल में ऑब्जर्व करना है तो किसके हेल्प से करोगे? ऑप्थेल्मोस्कोप से। या आपको लिसन द फंक्शनिंग पार्ट ऑफ बॉडी, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं ना। लंग्स में हम, मान लो हमें निमोनिया वगैरह पता करना है तो लंग्स में लगाकर हम स्टेथोस्कोप उसकी साउंड सुनते हैं कि किस तरीके की साउंड हो रही है। या हार्ट पर आजकल टेस्ट करके भी हम पता कर सकते हैं कि हार्ट में जो हार्ट साउंड है वो किस तरीके की हो रही है। तो ये सब क्या है? ये क्लिनिकल एप्लीकेशन है सरफेस एनाटॉमी के, यानी उसमें आप फिजिकल एग्जामिनेशन करके पाल्पेशन से इन सब चीजों से फील कर रहे हो। ठीक है। इसी में एक और एनाटॉमी का इस तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक या सेक्शनल इमेजिंग। ठीक है। रेडियोग्राफी या सेक्शनल इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। ये भी रीजनल एनाटॉमी का ही पार्ट है, जैसे सरफेस एनाटॉमी उसका पार्ट है, ऐसे ही रेडियोग्राफिक। तो रीजनल स्टडी ऑफ डीप स्ट्रक्चर। सरफेस एनाटॉमी से आप कौन से स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हो? जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर वहीं आपको डीप स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो फिर आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। तो found the deep structure and abnormalities in living person is now also possible by mean of radiographic और sectional imaging और endoscopy। ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या होता है? माउथ या एनस के थ्रू आप कैमरे के थ्रू, है ना, ऑप्टिक फाइबर का बना वो कैमरा होता है, उसको अंदर डाल देते हैं और उसको डालकर अंदर के म्यूकोसा की लेयर्स को हम चेक करते हैं कि कहीं कोई अल्सर्स वगैरह या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है। इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल स्ट्रक्चर इन लिविंग इंडिविजुअल, डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ मसल टोन, बॉडी फ्लूइड्स एंड प्रेशर एंड ग्रेविटी दैट कैडावेरिक स्टडीज डज नॉट। ठीक है। अच्छा, लिविंग में हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमें कुछ और ही एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर लिविंग में या मसल टोन मुझे दिखानी है तो मरे हुए इंसान के डायसेक्शन के टेबल पे तो मैं उस मसल टोन नहीं दिखा सकता ना आपको, ये तो किसी लिविंग बंदे के अंदर दिखाऊंगा। या बॉडी फ्लूइड्स है मेरे बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट हो रहे हैं उनको, या बॉडी का प्रेशर क्या है, मरे हुए इंसान में पता नहीं चल सकता ना। या ग्रेविटी का बॉडी के मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब किस पर होगा? लिविंग में ही होगा। तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? रेडियोग्राफिक इमेजेस से। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी रिवील्स द इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा, पैथोलॉजी और एजिंग ऑन द नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये एक ब्रांच है इसकी रेडियोग्राफी की, डायग्नोस्टिक, जिसमें आप डायग्नोस करते हो डिसीज को, डायग्नोस करने में उसकी पैथोलॉजी को, या किस चीज से चोट लगी है, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, या एजिंग की वजह से कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के थ्रू करते हैं। इन मोस्टली बुक्स मोस्ट रेडियोग्राफिक एंड मैनी सेक्शनल इमेजेस आर इंटीग्रेटेड इनटू द चैप्टर वेयर अप्रोप्रिएट। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितनी भी हॉरर राइटर्स की बुक होती हैं उनमें रेडियोग्राफिक इमेजेस साथ में होती हैं। जिस स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हैं उसके फ्रैक्चर की, उसके नॉर्मल एनाटॉमी के रेडियोग्राफ साथ में आपको देखने को मिलेंगे। द मेडिकल इमेजिंग सेक्शन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक्स ऑफ रेडियोग्राफिक एंड सेक्शनल इमेजिंग एंड इंक्लूड सीरीज ऑफ सेक्शनल इमेज दैट अप्लाइज टू द चैप्टर। और यही मेडिकल इमेजिंग हर एक सेक्शन में, हर चैप्टर के लास्ट में जो दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं जिससे कि आप नॉर्मल एनाटॉमी को और उसकी रेडियोग्राफिक इमेज पे डिफरेंशिएट कर पाओ। एंडोस्कोपिक टेक्निक होती है, मतलब इसमें होता क्या है? यूजिंग इंसर्टेबल फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक डिवाइस टू एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज इंटीरियर ऑफ स्टमक, ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट लिविंग एनाटॉमी। तो ये सब किसके पार्ट है? रेडियोग्राफिक, लिविंग के है ना ये। ठीक है। डायसेक्शन करने की जरूरत नहीं है ना आपको। ठीक है। डिटेल्ड एंड थोरो, एक मिनट रुकिए।
Detailed and thorough learning of three-dimensional anatomy of deep structure and their relationship is best accomplished initially by dissection. सबसे पहले तो ये dissection के थ्रू ही किया गया था डिटेल के साथ. In clinical practice, surface anatomy, radiographic and sectional images, endoscopy, and your experience from studying anatomy will combine to provide you with knowledge of your patient anatomy. तो ये बात आ गई प्रैक्टिस की. क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये जो कुछ भी पढ़ा ये सब काम आता है, सब कुछ मिला जुला के काम आता है. सेक्शन वाइज हम कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते. द कंप्यूटर इज यूजफुल एडजंक्ट इन लर्निंग रीजनल एनाटॉमी बिकॉज इट फैसिलिटेट लर्निंग बाय अलाउइंग इंटरएक्टिविटी एंड मैनिपुलेशन ऑफ 2 and 3 डायमेंशनल ग्राफिक मॉडल्स. तो कंप्यूटर इसमें यूजफुल डिवाइस आज की स्टडी में क्यों हेल्पफुल हुई है. आप देखिए ना, आज मेरे लेक्चर को आप किसके थ्रू सुन रहे हो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल, यूट्यूब के थ्रू. तो यहाँ पर स्टडीज को और सिंपलीफाइड किसने किया है, कंप्यूटर ने, क्योंकि यहाँ पर आप 3D स्ट्रक्चर की स्टडी भी कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डाइसेक्शन ही करना पड़े, डेड बॉडी चाहिए. आप विद द हेल्प ऑफ 3D डायग्राम, 3D ग्राफिक मॉडल्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं. प्रोसेक्शंस, इनको क्या बोलते हैं, 3D ग्राफिक मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेक्शंस. केयरफुली प्रिपेयर्ड डाइसेक्शंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आर वेरी यूजफुल. तो यहां पर कौन सा वर्ड है अपना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेक्शंस. However, learning is most efficient and retention is highest when didactic study is combined with experience of actual dissection. That is learning by doing. हालांकि ये सारी चीजें ठीक है. जनरली चाइना में आप देखते हैं, चाइना के जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरे को बताते हैं कि सर यहाँ पे डाइसेक्शन ज्यादा नहीं कराते, जो कुछ कराते हैं प्रोसेक्शंस, यानी ऐसी लैब्स हैं, 3D लैब्स हैं, बस आप एक हेलमेट टाइप की डिवाइस पहनिए और आपको सारे स्ट्रक्चर 3D दिखने लगेंगे. और वो वहां के कॉलेज में कुछ इस तरीके से कराते हैं. ऐसा कुछ बच्चों ने मुझे बताया है. पता नहीं इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, कितना, या हर एक मेडिकल कॉलेज वैसा करता है, तो ऐसा सबके केस में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में मुझे काफी बच्चों ने ये फीडबैक दी है जो चाइना से MBBS कर रहे हैं या आउटर कंट्री से. इंडिया में तो, इंडिया मेडिकल कॉलेज में तो आपको डाइसेक्शन करना ही है, यानी फॉर्मल्डिहाइड की खुशबू आपको सूंघनी ही है. 3-4 दिन आप लैब में परेशान रहेंगे तो उस फील्ड से आपको निकलना ही निकलना है. ठीक है. During dissection, you observe, palpate, move, sequentially reveals part of the body. और यहीं पर एक फेमस थे डॉक्टर विलियम हंटर का स्टेटमेंट, काफी फेमस है बुक्स में. डॉक्टर विलियम हंटर क्या कहते हैं, ये स्कॉटिश एनाटोमिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन थे. इनका कहना था, डाइसेक्शन अलोन टीचेस अस वेयर वी मे कट और इंस्पेक्ट द लिविंग बॉडी विद फ्रीडम एंड डिस्पैच. तो हमें डाइसेक्शन एक इकलौता ऐसा प्रोसीजर है पूरा मेडिकल साइंस में जो हमको ये टीच करता है कि जब हम एक्चुअल में कुछ कट करेंगे या इंस्पेक्ट करेंगे किसी लिविंग बॉडी पर, तो वहां पर हम फ्रीली काम कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं रहेगा अगर हमने डाइसेक्शन ठीक से किया है. तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसका दूसरा पार्ट अभी 2 घंटे बाद मैं रिलीज कर रहा हूँ. आप लिस्ट चेक करते रहिए और अपने कमेंट और लाइक्स जरूर दें, जिससे कि मुझे एक अंदाजा लग जाए कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ. तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा. ठीक है. बाय बाय एवरीवन.